Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture. Today we will discuss about levels of biological organization. Previously we have discussed the branches of biology. लेकिन आज जो हमारा फोकस होगा वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होगा। लेवल्स कहते हैं दर्जात को। दर्जा मतलब ये होगा कि जैसे एक स्टूडेंट है वो जब एजुकेशन कंप्लीट करता है तो वो एकदम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचता, पहले लेवल 1 में होता है, फिर लेवल 2 में होता है और करते करते अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। इसी तरह जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एकदम नहीं बनते, बल्कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलते कि जो है एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी की सूरत में आपके सामने वो आते हैं। इसी को ही हम लोग देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ह्यूमन की बात भी करेंगे, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, कैसे बनता है, किस तरह एक छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक ह्यूज उसकी बिल्डिंग जो है वो बन जाती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। एलिमेंट्स के बारे में तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। अब एलिमेंट्स जो हैं अगर बाहर लेबॉरेटरी में पड़े हुए हैं, बाहर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हैं, आयरन है, सल्फ़र है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, तो वो जस्ट एक एलिमेंट कहलाएगा। बट इफ़ दीज एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर वो किसी जिंदा चीज़ को बना रहे हैं, उसकी बॉडी का हिस्सा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स में ये फ़र्क हो गया कि अगर जिंदा चीज़ का वो हिस्सा है तो वो बायो एलिमेंट्स हैं, अगर बाहर हैं तो वो सिर्फ एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट तरीक़ों से केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ, जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये सीजलेस एक्टिविटीज़ जो केमिकल रिएक्शंस किसी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर निशानी है। तो ये द सीजलेस केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप पढ़ भी चुके होंगे, इसको हम सम अप तौर पे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जो कि आप प्रीवियसली पढ़ के आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स और बायो एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये रुक जाते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन्हीं एलिमेंट्स की बदौलत, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, केमिस्ट्री के अंदर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। दुनिया में 92 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इन 92 में से ह्यूमन के अंदर जो है 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को बना रहे हैं। अब वही वाली बात हो गई कि एलिमेंट से हमारा सरोकार क्या है कि वो एलिमेंट्स हैं बस, लेकिन अगर वो ह्यूमन को बना रहे हैं, अब ह्यूमन एक लिविंग चीज़ है, तो दीज 16 एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। तो दीज 16 बायो एलिमेंट्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो दीज आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। तो इनको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहेंगे। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हों तो वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हों या उसका हिस्सा बना रहे हों तो वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसको भी हम लोग फर्दर देख लेते हैं। अब ये जो है बायो एलिमेंट्स की जो पूरी पिक्चर है, इंसान जो है ये इन एलिमेंट्स से मिलके बना है, जिनको अभी आप लोग कह रहे हैं बायो एलिमेंट्स। ये जो टेबल है ये अक्सर ही MCQs में बोर्ड के अंदर आ जाता होता है। इस टेबल की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है, इसकी जो परसेंटेजेस हैं ये वैसे ही याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि ये परसेंटेजेस पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो हम 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं, 16 जिससे ह्यूमन बनता है, तो 16 बायो एलिमेंट्स को आगे हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को एक तरफ 6 ले जाते हैं और एक तरफ 10 कर देते हैं। 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो पूरी बॉडी का 99% बनाते हैं, और 10 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं पूरी बॉडी में उनकी कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है। तो टोटल 16 हो गए। तो 16 टोटल हैं, 6 जो हैं वो 99% और 10 जो हैं वो 1%। अब वो जो 99% बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें आप लोगों ने बता देना है। ऑक्सीजन है 65% है, और कार्बन है 18, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है 2% एंड फॉस्फोरस है 1%। इसी तरह
जो 10 हैं जो कि पूरी मिल के बॉडी का 1% बना रहे हैं, उनमें पोटाशियम है 0.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोरीन है 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05% एंड इसके अंदर आयरन आ जाएगा 0.004%, बाकी कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये जो है ये ट्रेस के अंदर है। ये जो इसको याद करना वैसे भी आसान ही है। पोटाशियम अगर आप देखें 0.35% है, इसमें 0.10 अगर कम कर दें तो 0.25 आ जाएगा सल्फ़र, इसमें से फिर 0.10 कम कर दें तो 0.15 आ जाएगा। अब क्लोरीन क्योंकि सोडियम के आलमोस्ट इक्वल होता है तो दोनों की देखें मिकदार बराबर है। इसी तरह फिर जो है इसमें से 10 कम कर दें 0.10 तो ये आ जाएगा 0.05। तो ये 0.10 के डिफरेंस से चलते आ रहे हैं। उसके बाद सिर्फ आयरन ही रह जाएगा 0.004% आ जाएगा, बाकी जो है वैसे ही ट्रेस एलिमेंट में आ जाएंगे। तो इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो कमिंग टूवर्ड्स अवर टॉपिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तब तक हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते जब तक वो सेल पे मुश्तमिल ना हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल होता है और आप लोगों को पता है कि सेल जो है, सेल के दो ही बुनियादी हिस्से होते हैं, एक ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ये साइटोप्लाज्म। जो कुछ न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस से बाहर है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के बोलेंगे तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये है कि जिंदा चीज़ है तो वो सेल की होगी, लाजमी बात है, क्योंकि जिंदा चीज़ बगैर सेल के नहीं बन सकती। सेल है तो वो जिंदा चीज़ है। तो सेल के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलके क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म तो हो गया। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती हैं, यानी एक बिल्डिंग कैसे बनती है, एक ह्यूमन बनता कैसे है, ये इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखें ये एक ईंट है। एक ईंट कभी भी घर नहीं बना सकती जब तक एक ईंट के साथ दूसरी ईंट ना मिल जाए, दूसरी के साथ तीसरी ना मिल जाए, और करते 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 एक पूरी एक बिल्डिंग जो है वो बन जाती है। अब हर एक ईंट को हम कह सकते हैं उसका अपना एक अहम किरदार है, उस ईंट की वजह से ही पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। इसी तरह हमारी जो बिल्डिंग है वो भी इसी तरह चीज़ें मिलती जाएंगी और एक बिल्डिंग जो है वो तैयार होती जाएगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो लेवल आ रहा है उसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जो है आपको पता है कि तीन मेनली हम पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों अब देखें इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन। अब ये तीनों मिलते हैं तब क्या बनता है, तब ही एटम बनता है। तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म एटम, तो वो एटम बना देते हैं। अब एटम एक ऐसी चीज़ है कि अभी ये लिविंग के अंदर भी होती है एटम और नॉन लिविंग के अंदर भी होती है एटम। ठीक है, तो एटम्स हर जगह पे मौजूद होते हैं, हर चीज़ जो है वो एटम से ही मिलके बनी हुई है। अब इससे अगली बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि व्हेन सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो जब एक जैसे एटम या डिफरेंट एटम्स मिल जाते हैं आपस में तो वो क्या बना देते हैं, वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें, ये हाइड्रोजन का एक एटम है। अब हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलके क्या बना सकता है, H2। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक एटम हाइड्रोजन का हो, दूसरा एटम क्लोरीन का हो, तो ये मिलके क्या बना दिया, HCl। तो HCl क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे बना कि व्हेन सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो ये लेवल कौन सा बन गया, मॉलिक्यूल। तो आपने भी यही बता देना है कि एटम्स जो होते हैं दे यूजुअली डू नॉट सर्वाइव इन द नेचर इन द आइसोलेटेड फॉर्म। तो ये अपनी वैलेंसीज की वजह से, अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये मिल जाते हैं, चाहे आयनिक बॉन्ड्स की वजह से मिलें, चाहे कोवलेंट बॉन्ड की वजह से मिले, तो ये मिलके जो है मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल फॉर्म होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आगे फिर दो इकसाम के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक वेट कम हो,
कम से मुराद यहाँ पे अगर आप 10 किलो डाल्टन या 10,000 AMU से अगर किसी मॉलिक्यूल का वज़न कम है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर का एटॉमिक मास कितना है 18। अब 18 जो है वो 10,000 से नीचे है, तो लिहाजा ये माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर एग्जांपल दे दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर है। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, माइक्रो भी है। वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और क्या है इसमें इनऑर्गेनिक भी है और इसके साथ साथ जो है माइक्रो भी है। तो ये आप लोगों ने बता देना है। कुछ ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल भी हैं जो कि माइक्रो तो हैं लेकिन ऑर्गेनिक हैं। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 180, 10,000 से कम है। अब है ये माइक्रो मॉलिक्यूल लेकिन साथ में ऑर्गेनिक भी है, तो ये आपने बता देना है। मैक्रो मॉलिक्यूल जाहिर बात जिसका एटॉमिक मास 10,000 जो है उससे ज़्यादा होगा, AMU से ज़्यादा होगा या 10 kD से ज़्यादा होगा, वो कहलाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो आप बता देंगे हाई मॉलिक्यूलर वेट, बुक में लिखा हुआ है हाई मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही आपको बता देते हैं इसमें कि 10,000 से ऊपर होगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल। और मोस्टली जो हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मोस्टली, सारे नहीं, क्योंकि क्वार्ट्स जो है एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी मैक्रो में भी आता है। तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका वज़न जो है 10,000 से कम होगा AMU से, वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। जिनका वज़न 10,000 से ज़्यादा होगा वो मैक्रो में आ जाएंगे। माइक्रो जो हैं वो मोस्टली क्या हैं, माइक्रो जो हैं वो मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं और मैक्रो जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आखिर में जाके इसकी एग्जांपल दे देंगे। DNA है, RNA है और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ आपका लोगों का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूएशन रहेगी इसकी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेंगे आपसे। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। थैंक यू वेरी मच।